अच्छा, तो अब इसके अंदर ना यार, पहले सबसे बेसिक बात समझ लेते हैं, वही कल वाली बात है सारी, कि जितने भी हमारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो तो हमें पता होता है कि हमने कैसे एलोकेट करना है। ठीक है। लेकिन जो ओवरहेड्स होते हैं ना, जो कि बड़ी क्वांटिटी में और होते हैं, लाखों में और होते हैं, हजारों में और होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कैसे इतना शॉर्ट करें कि हमें पता चल सके कि एक जो चीज हम बना रहे हैं उसके अंदर कितना खर्चा लग रहा है। मेरे फैक्ट्री के अंदर 2 लाख बिजली का बिल आ जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे एक यूनिट, एक बल्ब जो मैं फैक्ट्री में बना रहा हूँ उसके ऊपर कितनी बिजली लग रही है। बहुत बड़ा मसला है ये। तो इसके लिए अकाउंटेंट्स बैठे और उन्होंने ये वाला जो है ये पूरा मॉडल डिजाइन किया ओवरहेड्स का, कि उसको छोटा करते करते, डिफरेंट बेसिस के ऊपर उसको एलोकेट करते करते हम इतना छोटा ले जाते हैं कि हमें पर यूनिट जो है वो ओवरहेड निकल आता है। ठीक है। जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं जो कि डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, उनको कैसे हमने एलोकेट करना है प्रोडक्शन की कॉस्ट में। ठीक है। तो इसीलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है ओवरहेड्स का, कि जो हम इसका इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा वो होता है प्राइसिंग के अंदर। ठीक है। एक बंदा जो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, वो मार्केट की रेट पे तो नहीं बेच सकता। अब उसको फॉर एग्जांपल मार्केट में एक चीज बंदा 100 रुपए की बेच रहा है, तो उसकी तो पीछे हजार फैक्टर्स होते हैं। उसका सप्लायर सस्ता हो सकता है, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सस्ती हो सकती है। तो वो जो चीज बना रहा है एग्जैक्ट वो वेरी कर सकती है। ठीक है। वो डिफरेंट हो सकती है उसकी चीज के साथ। तो पहले वो प्रॉफिट अपना निकालने से पहले, सेल प्राइस निकालने से पहले, वो अपने सारे कॉस्ट इकट्ठी करता है और अपना खर्चा निकालता है कि मुझे एक चीज बनाने में खर्चा कितना पड़ रहा है। ठीक है। वो खर्चा डायरेक्ट मटेरियल लगाएगा, देखेगा कितना मुझे पड़ रहा है, लकड़ी कितने की पड़ रही, पेंसिल बना रहा है तो इसके अलावा बेहतरीन मिसाल बिरयानी की, बिरयानी अगर मैं प्लेट बना रहा हूँ तो उसके अंदर चावल कितने डल रहे हैं, मसाला कितना डल रहा है। ठीक है। और फिर उसके बाद वो लेबर जो उसके ऊपर बिरयानी बिरयानी की देग बनाता है जो बंदा, वो कितने मुझसे पैसे लेता है, ये चीजें उसको पता है। और उसके हिसाब से वो निकाल सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा, एक लेबर मेरा एक देग बनाने का मुझसे 1000 रुपया लेता है, और उस देग से तकरीबन मैं सपोज मिसाल ले लो कि 50 प्लेट्स निकाल लेता हूँ बिरयानी की, तो 1000 डिवाइड बाय 50 मेरे पास एक बिरयानी का मटेरियल निकल आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर निकल आएगा, सॉरी। ठीक है। लेकिन ओवरहेड, पंखे, बिजली, उसकी गैस, ठीक है, इंप्लॉयज की सैलरी, कोई एसेट है उसकी अगर दुकान के ऊपर तो उसकी डेप्रिसिएशन, कोई इंश्योरेंस ले रखी है तो इंश्योरेंस, उनकी कैसे एलोकेशन होगी। तो उसके लिए ये हमने पूरा जो है ये स्टैंडर्ड डेवलप होता है कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉस्ट बकेट्स क्या होती हैं। वो जो खर्चे होते हैं उनको हम सारों को, उन सारी जो ग्लास होते हैं खर्चों के, उनको एक बकेट में डालते जाते हैं और एक पूरी बकेट भर जाती है, एक बाल्टी भर जाती है कॉस्ट की, जिसमें स्पेसिफिक खर्चे होते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल सारी डेप्रिसिएशन मेरी फैक्ट्री के अंदर 10 मशीन है, एक एक मशीन की मैं अगर डेप्रिसिएशन एलोकेट करता रहूं प्रोडक्ट को, तो वो तो लंबा काम हो जाएगा। तो मैं सारी इकट्ठी डेप्रिसिएशन ले लेता हूँ। ठीक है। कि टोटल डेप्रिसिएशन कितनी पड़ रही है मुझे। ठीक है। इसी तरीके से इंश्योरेंस, इसी तरीके से सैलरीज, इसी तरीके से बाकी सारे जो खर्चे होते हैं। ठीक है। और उन सब खर्चों को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाती है, जिनको कहते हैं कॉस्ट पूल। तो ये बेसिक सी बात थी। ठीक है। इसके बाद हम इसको स्टेप्स होते हैं इसको एलोकेशन के। पहला स्टेप होता है कि हमने रीअपोर्शन करना होता है। ठीक है। रीअपोर्शन में क्या होता है कि पहले हम करते हैं, सॉरी, अपोर्शनमेंट, कि हम अपने जो हमारी प्रोडक्ट होती है उसको डिपार्टमेंट्स की बेस के ऊपर एलोकेट करते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारा जो खर्चा है, हमारी फॉर एग्जांपल खर्चे कुछ किसी भी किस्म के हो सकते हैं। जो मैंने अभी मिसालें भी दी हैं आपको कि एम्प्लॉयज की सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकती है। ठीक है। इनको हम डिपार्टमेंट की बेस पे एलोकेट करते हैं कि कितना डिपार्टमेंट कितना खर्चा कर रहा है। ठीक है। और अगर तो ऑलरेडी वो एलोकेटेड है, हम निकाल सकते हैं सेपरेटली, तो इनको एलोकेट नहीं करेंगे, उनको पोर्शन नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हर डिपार्टमेंट के बाहर बिजली का बिल का मीटर अलग लगा हुआ है, तो हम हर डिपार्टमेंट अलग बिजली का बिल निकाल सकते हैं, तो उसकी अपोर्शनमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा खर्चा है जो तमाम डिपार्टमेंट्स कॉमन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसको अपोर्शन करते हैं किसी ना किसी बेसिस पे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर रेंट आता है एक पूरी फैक्ट्री का और उसके अंदर 10 डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम उसको, एक ना इंसाफी होगी कि अगर उस पूरे रेंट को डिवाइडेड बाय 10 कर दें। ठीक है। तो वो तो अगर फॉर एग्जांपल एक कैंटीन है जो कि खड़ी ही 10-15 क्या कहते हैं कि फुट के ऊपर है, और एक पूरा एडमिन डिपार्टमेंट है जो कि मतलब 10-15 मरले का है। ठीक है। तो उनको बराबर हम खर्चा दे दें, कितनी नाइंसाफी होगी। तो इसके लिए फिर एक बेसिस रखते हैं, जैसे कि रेंट में इस्तेमाल होता है कि फ्लोर साइज, कि जमीन का कितना हिस्सा वो डिपार्टमेंट ले रहा है, उस हिसाब से उसको रेंट पड़ना चाहिए। ये होती है अपोर्शनमेंट। फिर हम क्या करते हैं कि क्योंकि हम कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें करते हैं, तो जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कैंटीन है, कोई मस्जिद है, जो इसका कोई काम नहीं होता प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन वो कोई ना कोई सर्विस दे रही है बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को,
तो उनके भी खर्चे जो होते हैं वो प्रोडक्शन को एलोकेट कर देते हैं। इसे कहते हैं रीअपोर्शनमेंट। और आखिर में कोई बेस बनाकर हम उसको एलोकेट कर देते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसके भी आगे दो तरीके होते हैं, एक होता है ब्लैंकेट रेट मेथड और डिपार्टमेंटल मेथड। ये सारी कहानी थी, ये पूरी एक सीरीज थी, चेन थी। अब इसको एक एक करके इसको टैकल करते हैं और एक एक सवाल इसके ऊपर करते हैं और हम ये पूरे स्टेप्स जो हैं ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सवाल करते हैं जिसके अंदर सबसे पहले हम अपोर्शनमेंट करेंगे। देखो सवाल कुछ इस तरह के होते हैं कि कंपनी का नाम है, उसके पास तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं किसी चीज की प्रोडक्शन में, ठीक है। और टू सर्विस डिपार्टमेंट है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, अलबत्ता उनके अपने काम होते हैं, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट किसी भी किस्म के हो सकते हैं, कोई हमारे पास कैंटीन हो गई, कोई सिटिंग एरिया हो गया, कोई हमारे पास इसके अलावा मस्जिद हो गई, मतलब जो जहाँ पे कोई प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा, ठीक है। पार्किंग भी आ सकती है सर्विस डिपार्टमेंट में, वो सर्विस दे रही है गाड़ियों की पार्किंग की, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक साल के हमारे पास ये रहे कि ये क्या है, ये हमारे पास कॉस्ट बकेट्स हैं। फैक्ट्री रेंट, हीटिंग एंड लाइटिंग, डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजिंग वेजेस, पावर कॉस्ट। ये किसी एक चीज का नहीं है, ये पूरी फैक्ट्री के जो स्पेसिफिक खर्चे हैं। फॉर एग्जांपल जो रेंट है, ये एक बिल्डिंग का नहीं है, क्या पता तीन चार बिल्डिंग जो रेंट के ऊपर हो, ये उनका टोटल खर्चा है, ठीक है। और ये जो डेप्रिसिएशन आ रही है, किसी एक एसेट की डेप्रिसिएशन नहीं है। कंपनी में बेतहाशा एसेट हो सकते हैं जो नॉन करंट एसेट हो, तो उनकी डेप्रिसिएशन इकट्ठी आ रही है। इसी तरीके से पावर कॉस्ट, ये किसी एक डिपार्टमेंट का ये बिजली का बिल नहीं है, ये पूरे डिपार्टमेंट की पावर कॉस्ट है। सुपरवाइजिंग वेजेस, जहां जहां कंपनी सुपरवाइजर रखे हुए हैं उन सबकी टोटल जो वेज है उनकी ये क्या कहते हैं कि कॉस्ट बकेट है, ठीक है। अगर इन सबको मैं सम कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट पूल भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो खर्चे होते हैं इनको मैंने एलोकेट करना होता है डिपार्टमेंट्स के ऊपर किसी ना किसी बेस को रख के, ठीक है। बेसिस में आपको समझाता हूँ क्या क्या हो सकती हैं। ये कुछ मिसालें हैं। ये कॉमन कॉस्ट होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की, ठीक है, कि कॉमन खर्चे हैं, ये हमारे पास कॉस्ट बकेट्स है और उनको किस बेस के ऊपर डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना है, ठीक है। अपोर्शनमेंट के क्या क्या बेसिस हो सकती हैं। अगर तो फैक्ट्री रेंट है, रेट है, टैक्सेस हैं, या फिर इंश्योरेंस है फैक्ट्री पूरी की, तो फ्लोर एरिया आ गया, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी जिसके ऊपर कितना खर्चा हुआ था उस हिसाब से डेप्रिसिएशन होगी। फॉर एग्जांपल एक चीज मैंने 1 लाख में खरीदी है और एक चीज मैंने 1 करोड़ में खरीदी है, तो उनकी डेप्रिसिएशन बराबर तो नहीं होगी, ठीक है। तो उनको उसकी बेस के ऊपर हम एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे स्टॉक की इंश्योरेंस है तो कितनी इंश्योर्ड वैल्यू है स्टॉक की, ठीक है। सुपरविजन, कैंटीन स्टाफ, वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ठीक है। मैंने अपने जो वर्कर्स हैं उनके लिए मैंने कोई क्या कहते हैं सुपरविजन कैंटीन स्टाफ रखी हुई है, तो जितने वर्कर जिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं उस हिसाब से उनके ऊपर हम उसको इस एक्सपेंस को अपोर्शन कर देंगे, ठीक है। अगर मैंने कोई कंट्रीब्यूशन फंड रखा हुआ है या कंपनसेशन टू वर्कर्स, ठीक है, उस हिसाब से वेजेस के हिसाब से उसको मैं एलोकेट करूंगा, ठीक है। जितना एक बंदा हाई कमा रहा है उतना ही ज्यादा मुझे उसको कंपनसेट करना पड़ सकता है, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल कंपनसेशन क्या होती है, किसी वर्कर का कोई जो खर्चा होता है उसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। तो जितना बड़ा मेरे पास एम्प्लॉय होगा, मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा, उतना ही ज्यादा मुझे उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जज होता है उसकी तनख्वाह के बेस पे। फिर हमारे पास है स्टोर ओवरहेड्स, कीपिंग एक्सपेंसेस, के जितने भी एक चीज को रखने के लिए जो मुझे खर्चा करना पड़ रहा है, स्टोर एक्सपेंस है, कोई इसको कह सकते हैं वेयर हाउस एक्सपेंस है। मैंने कोई स्टोर क्या कहते हैं स्टोर रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने एसी लगा रखे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, कोई सुपरवाइजर रख रखे हैं, ठीक है। तो उनके खर्चे होंगे, कितना उसके अंदर मटेरियल पड़ा है, कितनी वैल्यू का, ठीक है। और मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, तो कितना एक चीज है जिसको हैंडल करने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस वेट क्या है उस मटेरियल का, ठीक है। तो डिफरेंट बेसिस है और ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, सवाल में आप खुद इनको इजीली जज कर सकते हो, ठीक है। और अक्सर तो सवाल में बता भी देते हैं कि हम इसको इस बेसिस के ऊपर करते हैं। लाइट और हीटिंग है तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स और फ्लोर एरिया को पाइट, दोनों तरीकों से हो सकता है। फिर अगर ज्यादातर फ्लोर एरिया वाले क्वेश्चन आते होते हैं, जिसमें फ्लोर सही है, एरिया हाँ फ्लोर एरिया ना बेसिक सी टर्म है, ये सबके लिए इस्तेमाल हो जाती है, हाँ ठीक जी है। हाँ जी। तो जहाँ जितना फ्लोर एरिया उतना वहां पे काम और होगा, ठीक है। उस हिसाब से हम इसको फ्लोर एरिया पे कर लेते हैं। अब इसी लाइट और हीटिंग की मिसाल ले लो कि अगर पूरी सिंपल सी मिसाल ले लो कि पूरी फैक्ट्री में अगर बल्ब लगे हुए हैं,
ठीक है। तो जिसका फ्लोर एरिया ज्यादा होगा, जहाँ ज्यादा फ्लोर एरिया, ज्यादा दीवारें, ज्यादा कमरे होंगे, वहीं पे बल्ब ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पे लाइटिंग एक्सपेंस ज्यादा आएगा जनरली। तो इस हिसाब से, तो अब सवाल के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास कॉस्ट बकेट्स आ गई। अब नीचे उसने दे दिए डिपार्टमेंट्स की डिटेल, ठीक है, कि ये हमारे पास प्रोडक्शन, समझो पी ए जो है ना, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एस, और इसके बाद एक सवाल मैंने काट दिया यहाँ पे प्रोडक्ट, चलो इस हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास इसके बाद इनकी ये बेसिस दे दी है इसने कि एरिया ऑक्युपाइड, मशीन वैल्यू, नंबर ऑफ वर्कर्स, मशीन आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, उसके यूनिट्स दे दे, कैसे हम उनको जज करते हैं और कैसे वैसे उनकी ये क्या है कि उनकी वैल्यूज है, ठीक है। और हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट एक एस एक्स है और एक एक्स वाई है। मैंने एक्स वाई का एक यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसिंग है एक्स वाई की, तो सवाल में ले आते हैं। तो सपोज एस वाई भी हमारे पास गिवन होता है डेटा, सपोज ये एरिया ऑक्युपाई कर रहा है 400 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसकी मशीन वैल्यू फॉर एग्जांपल है 0.5 मिलियन, ठीक है। और इसके अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 15, ठीक है। और इसके मशीन आवर्स हैं 1000, ठीक है। और इस तरीके से इसके अंदर डायरेक्ट लेबर कोई नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्शन जो जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट लेबर काम नहीं कर रही होती, ठीक है। डायरेक्ट लेबर तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होते हैं, तो सर्विस डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं होता। तो ये इनके यूनिट्स आ गए और ये इनके पैरामीटर्स आ गए। ये फॉर एग्जांपल अगर डिपार्टमेंट ए की मैं बात करूं तो इसके अंदर 2500 स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मशीन वैल्यू की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितनी भी मशीन पड़ी हैं उनकी वैल्यू 6 मिलियन है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में उनकी जो मशीन वैल्यू है वो 8 मिलियन है। और नंबर ऑफ वर्कर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ए में 90 हैं, बी में 100 हैं, सी में 125 हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स में 20 हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट वाई में 15 हैं। या मैं इनको थोड़ा सा सेपरेट करूँ। डायरेक्ट लेबर यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं काम करते, तो यहाँ पे जीरो आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा एक और भी इंफॉर्मेशन थी कि सर्विस डिपार्टमेंट जो है, अब ये समझना बात को, उसका मतलब क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट 100% काम करती है, ठीक है। उसमें 20% ये सी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी को अपनी सर्विस देती है, और जो 30% है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को देती है, और 50% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को देती है। और ये वाई की कहानी इसी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अब इनको करना है अपोर्शन इन खर्चों को डिपार्टमेंट्स पे। अपोर्शनमेंट क्या हो गया कि कॉस्ट बकेट्स को डिपार्टमेंट्स पे अपोर्शन करना और एलोकेट करना इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट, ठीक है। ये कहीं लिख लो ताकि फर्क पता हो, ठीक है। अब जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं, कॉस्ट बकेट्स हैं जो हमारी फैक्ट्री में जो खर्चे हुए हैं, इनको हम इन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करेंगे इन बेसिस के ऊपर, तो हमारे पास अपोर्शनमेंट हो जाएगी। फिर ये जो सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेशन करेंगे, इसको रीअपोर्शन करेंगे दोबारा इनके ऊपर, तो ये सर्विस डिपार्टमेंट खाली हो जाएंगे खर्चों से, और इसको कहते हैं रीअपोर्शनमेंट, ठीक है। और फिर हम इसको एलोकेट करेंगे अपनी कॉस्ट किसी बेस के ऊपर, और फिर हमारे पास वो एलोकेशन हो जाएगी, और हमारे पास पर आर या पर लेबर आर एक हमारे पास ओ ए आर आ जाएगा। और फिर उस ओ ए आर को नंबर ऑफ जो भी हमारी बेस होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फाइनली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और हमारे पास ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा, जो हमें मदद देता है कि हम इस चीज की क्या प्राइस रखें, और वही हमें निकालना है। ये पूरे स्टैंडर्ड का मकसद यही होता है कि ओवरहेड पर यूनिट निकाल सके हम। ठीक हो गया। अब हम सवाल शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे खर्चे, खर्चों क्या करते हैं, कॉस्ट बकेट्स, ठीक है।
और यहाँ पे आ जाएगी बेसिस कि मैं किस बेस के ऊपर एलोकेट करूंगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, मैं ये लिख देता हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, और यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी, यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, और यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट वाई। ठीक है, तो ये मैं ऊपर दोबारा लिख देता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ये मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं सवाल में क्या क्या कॉस्ट बकेट्स हैं। एक तो है फैक्ट्री रेंट, ये खर्च हुए हमारे, टोटल रेंट जो मेरी कंपनी ने पे किया तमाम डिपार्टमेंट्स का या बिल्डिंग्स का मिला के। ठीक है, फिर हमारे पास है हीटिंग एंड लाइटनिंग, ठीक है, फिर हमारे पास है डेप्रिसिएशन, जितने भी मेरे एसेट्स थे नॉन करंट एसेट्स मेरी कंपनी के अंदर, उनकी टोटल डेप्रिसिएशन कॉस्ट बकेट। ठीक है, और फिर सुपरवाइजिंग वेजेस, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। ठीक है, बजाय इसके कि एक छोटे छोटे सवाल करके हम समझें, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, सब कुछ समझ आ जाएगा, पूरा साइकिल समझ आ जाएगा। और फिर हमारे पास है पावर कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट बकेट्स आ गई। अब मैंने देखने हैं कि इनकी हमारे पास सवाल के अंदर जो हमारे पास बेसिस गिवन है, कौन सी किसके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट है, तो ये तो आ जाएगा एरिया ऑक्युपाइड की बेस पे। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये आपको सवाल में सब कुछ नहीं लिखना, एरिया ऑक्युपाइड ये सारी बातें। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है हीटिंग एंड लाइटनिंग। अब देखते हैं ये किससे सूट करता है, ये भी ज्यादातर एरिया ऑक्युपाइड से ही सूट करता है। 9400 ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो ये आ गया, कॉपी कर। ठीक है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किससे सूट करेगा, ये भी ये करेगा इक्विपमेंट, जो इन्वेंटरी की कॉस्ट होगी या इक्विपमेंट की जो कॉस्ट होगी ना उसके मशीन वैल्यू के। मशीन वैल्यू के साथ। यस, अभी हमने पढ़ा भी था कि जो वैल्यू है उसके साथ। और सुपरवाइजिंग, और ये किसके साथ करेगा, सुपरवाइजिंग वेजेस, नंबर नंबर ऑफ ऑफ वर्क। वर्कर। यस, और फिर पावर कॉस्ट, मशीन और पे। पावर कॉस्ट करेगा ये नहीं, हाँ मशीन आवर्स पे। ठीक हो गया, ये आ गए सारे। ठीक है, अब हमने इनको एलोकेट करना है, वो पूरा प्रोसीजर आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमने सबसे पहले जितने भी खर्चे हैं ना, इनका टोटल ले लेते हैं। ठीक है, ये जितने भी एलोकेशन के बाद आएंगे, ये इनका मैं टोटल ले लेता हूँ यहाँ पे वर्किंग में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरिया ऑक्युपाइड की बात करूँ, तो ये टोटल कितना है, ये मेरे पास अगर मैं टोटल करूँ ना, तो ये मेरे पास आएगा 9400। फिर मेरे पास है मशीन वैल्यू, समझ आया 9400 कहाँ से आया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये जो सारे खर्चे प्लस। ये जो नहीं नहीं खर्चे नहीं, ये जो है ना इनके जो पैरामीटर्स हैं, स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इन सबको प्लस करते जाओगे ना, और उसके ये बाद ये। 90 हाँ 9400 बन जाएगा। हाँ, ये भी। ठीक है, तो ये 50 मिलियन हो जाएगा। और फिर हमारे पास है नंबर ऑफ वर्कर्स, ये भी टोटल करूँ तो मैं 350 बनते हैं।
ठीक है, और फिर ये मशीन वैल्यू कैसे निकाली है? मशीन वैल्यू, सॉरी मशीन वैल्यू नहीं थी, नहीं मशीन वैल्यू नहीं, मशीन आर आएंगे यहाँ पे। मशीन वैल्यू कैसे निकाली है? जी ये जी ये वाली 20। 20। यार ये जितने भी है ना, ये 6 मिलियन, 8 मिलियन, 4 मिलियन, 1.5 सही मिलियन सही। और ऊपर ये 0.5 मिलियन को ऐड करोगे ना तो 20 मिलियन आएगा। और मशीन आर जो है ये 15,000 घंटे मशीन ने टोटल काम किया। ठीक है, और फिर डायरेक्ट लेबर आर भी निकाल लेते हैं, शायद इसका इस्तेमाल तो कहीं पे भी नहीं हुआ। ये आ गए टोटल एमपी। ठीक है, अब एलोकेट कैसे करना है? अब टोटल तो एरिया ऑक्युपाइड किया हुआ है 9400। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर। लेकिन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है ना, इसने सिर्फ और सिर्फ 2500 किया हुआ है, 2500 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2500 चल जा रहा है, 2500 डिवाइडेड बाय 9400। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारा खर्चा कितना है फैक्ट्री रेंट? 56,400। तो ये 15,000 हमारे पास आता है। ठीक हो गया, ये समझ आया? ओके सर। हाँ, अब इसके बाद ये लंबा प्रोसेस बार बार करेंगे उससे ज्यादा और समझ आ जाएगा। ये 28 तो इसने किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी ने। ठीक है, और टोटल है 9400। और खर्चा कितना हुआ है? 56,400। तो ये 16,800 आ गया। फिर हमारे पास इसने किया है 3200 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय 9400 और मल्टीप्लाई बाय 56,400। ये हमारे पास 19,200 इसका आ गया। इस बेचारे ने सिर्फ 500 छोटी सी कुछ सर्विस डिपार्टमेंट में बसे दी होगी, डिवाइडेड बाय 9400 और मल्टीप्लाई बाय 56,400। ठीक है, ये 3,000 आ गया। और इसी तरीके से ये भी, यहाँ पे नहीं, इसका डाटा इसके ऊपर है। इस बेचारे ने 400 किया एरिया ऑक्युपाई और 9400 टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय टोटल रेंट कितना आया? 56,400। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया 2400 आ गया इसका। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब हीटिंग एंड लाइटनिंग पे आ जाओ। हीटिंग एंड लाइटनिंग का इसने कितना इस्तेमाल किया? 6 मिलियन, 6 ब्रैक कर लेते हैं। और टोटल कितने मिलियन लगे? 20 मिलियन। ठीक है, और मल्टीप्लाई करूं, खर्चा कितना हुआ हमारा? 47,000। ठीक है, तो ये 14,100। ठीक है, एक मिनट रुको। नहीं ना, ये गलत हुआ, आपने भी बताया। ये देखो, हमने हीटिंग एंड लाइटनिंग को एरिया को पाए पे करना था ना, तो वो तो 2500 ही होगा डिवाइडेड बाय कोई पुराना ठिकानी 9400। और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना खर्चा है? 47,000। अब ठीक है, ठीक है, इसका भी सेम 2800 डिवाइडेड बाय 9400 मल्टीप्लाई बाय 14,000। ठीक है, इसको 2800 एरिया और टोटल है 9400 और मल्टीप्लाई बाय 14,000 नहीं 47,000। हाँ, इसका है 3200 मल्टीप्लाई बाय 9400 मल्टीप्लाई बाय 47,000। ठीक है, और इसी तरीके से इसका है 500 मल्टीप्लाई बाय 9400 मल्टीप्लाई बाय 47। 2500 आ गया। और आखिर में इसका है 400 मल्टीप्लाई बाय 9400 और डिवाइडेड बाय 9400 मल्टीप्लाई बाय 47,000। ठीक है, तो ये 2,000 आ गया।
इस तरीके से हम अपोर्शनमेंट करेंगे सारी। अब डेप्रिसिएशन को मशीन वैल्यू पे करना है। मशीन वैल्यू अब हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होगी 6 डिवाइडेड बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन। टोटल कितनी हमने हमारी फैक्ट्री ने हमारी जो कंपनी है उसने इनकर की है 78,000। तो ये आ गया 23,400। ठीक है, और इसी तरीके से 8 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 78,000। ठीक है, और फिर 4 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 78,000। और फिर हमारे पास है 1.5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 78,000। ठीक है, और फिर हमारे पास है 0.5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 78,000। ठीक है, ये आ गया 1950। फिर हमारे पास सुपरवाइजिंग वेजेस हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस हिसाब से एक्सपेंस आउट होंगे, हम एलोकेट करेंगे इनको। 17,000 टोटल खर्चा है। हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में 90 बंदे काम कर रहे हैं। टोटल बंदे कंपनी में काम करने वाले 350 हैं। मल्टीप्लाई बाय खर्चा कितना है 70,000, ये 18,000 आ गया। आगे बढ़े, 100 बंदे डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 70,000, तो ये 20,000 आ गया। और फिर आगे बढ़े हम, इसमें काम करें 125 बंदे डिवाइडेड बाय 350 और मल्टीप्लाई बाय 70,000। ठीक है, तो ये 25,000 आ गए इसमें। और फिर हमारे पास है 20 बंदे डिवाइडेड बाय 350 और मल्टीप्लाई बाय 70,000, 4,000 आ गए इसमें। और इसमें कितने हैं यहाँ पे है इसका डाटा, 15 इसमें नहीं, हाँ इसमें 15 बंदे डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 70,000, हमारे पास 3,000 आ गए। ठीक है, और आखिरी अब हमारे पास है पावर कॉस्ट मशीन आवर्स की बेस के ऊपर। मशीन आवर्स पे आ जाओ, 3700 घंटे मशीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में लेती हैं आउट ऑफ टोटल कितनी 15,000। और खर्चा कितना है पावर कॉस्ट 1,20,000। ठीक है, तो ये 29,600। फिर हमारे पास बी पे आ जाओ, 5,000 घंटे ज्यादा मशीन जिसमें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो टोटल कितने आवर्स हैं 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 40,000 आ गए। और फिर हमारे पास 4800 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाई बाय खर्चा कितना है 1,20,000, ये 25,400। और फिर हमारे पास 500 घंटे इसमें मशीन यस, और टोटल है 15,000, 120,000, 4,000। और फिर आखिरी हमारे पास है 15 आवर्स इसमें काम करती हैं, छोटी मोटी मशीनें ही हैं जो 15 आवर्स टोटल काम करती हैं, और टोटल हमारे पास है 15,000 मल्टीप्लाई का खर्चा है 120। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं अपोर्शनमेंट। ठीक हो गया, अपोर्शनमेंट समझ आ गया। जी सर। कि हमारे जो कॉस्ट बकेट्स होती हैं, कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट होती हैं, उनको हम डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन कर देते हैं। ठीक है, एलोकेट भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं एलोकेशन को फर्क देने के लिए बार बार अपोर्शन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमने इनको अपोर्शन कर दिया है
किसी ना किसी बेस के ऊपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद अब हमारे जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं इनको हम खाली करेंगे और इनको लेके आएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उनके 3 तरीके हैं, ठीक है। मैं भी यहाँ पे आपको एक तरीका समझा देता हूँ, ठीक है। जो बाकी 2 तरीके हैं वो उसके बाद करते हैं, ठीक है। अब इनकी टोटल निकाल लेते हैं कॉस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, इस रीअपोर्शनमेंट को शुरू करने लगे हैं, रीअपोर्शनमेंट, ठीक है। पूरा लिखता हूँ, सर्विस डिपार्टमेंट्स इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर सवाल के अंदर आपको तरीके गिवन होते हैं, आपने तरीके देखने हैं, ठीक है। इसको आप जज भी कर सकते हो, गैस भी कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका तरीका ये है कि हमारा जो सवाल है इसको आपने देखना है। इसमें देखना ये आपने ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट जो रीअपोर्शन हो रहे हैं उनकी जो परसेंटेज है वो क्या आपस में भी रीअपोर्शन हो रहे हैं? इस सवाल में मुझे बताओ। सर्विस डिपार्टमेंट ये तो बता रहे हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है, ये सर्विस डिपार्टमेंट एक्स 50% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में हो रहा है, 30% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में हो रहा है और 20% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी में हो रहा है। क्या ये बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाई में भी हो रहा है? अगर वो यहाँ पे लिखा भी होता सपोज तो ये हो सकता था। हो सकता था फिर सर जी, वो ऐसे भी हो सकता। हो सकता था, लेकिन इस सवाल में नहीं हो रहा क्योंकि ये नहीं, 100% 100% ही सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपोर्शन हो रहे हैं, ठीक है। वो फिर जीरो जीरो होने तक उसको रीपोर्शन करते 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 रहते हैं ना। हाँ, उसके 2 तरीके हैं, वो 0-0 वाला भी तरीका और एक और भी है, मैं समझाता हूँ आपको। तो अभी ये जो है नहीं हो रहे तो इसके लिए लगता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये याद रखना है, अगर आपस में सर्विस डिपार्टमेंट रीअपोर्शन नहीं होते तो हम उनके ऊपर लगाते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। आप उसे आंखें बंद, डायरेक्ट मेथड। हाँ, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं जो अभी हम करने लगे हैं। अगर ये आपस में रीअपोर्शन नहीं होंगे तो डायरेक्ट मेथड मेथड लगेगा, ठीक है। अगर सर्विस डिपार्टमेंट आपस में रीपोर्शन नहीं होते तो फिर डायरेक्ट मेथड होगा। बिल्कुल, डायरेक्ट मेथड में ये होता है कि आप कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट उठा लो, आपका जो दिल करता है उसको बाकियों पे रिपोर्शन कर दो। इतना सा आसान सी बात है, मैं इसको करके देता हूँ आपको। ये फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ सर्विस डिपार्टमेंट वन की, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, ठीक है। तो ये देखो कि 50% हो रहा है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए पे, ठीक हो गया। तो अब उठाओ, ये इसकी टोटल अमाउंट कितनी आई है? 19,350, ठीक है। और ये कितना जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को मिल रहा है? 50%, ठीक है। तो ये आ गया इसका हिस्सा। फिर दोबारा इस 19,350 को उठाओ और ये कितना बी को मिल रहा है? 30%, ये आ गया इसका हिस्सा। फिर दोबारा इस 19,350 को उठाओ और कितना सी को मिल रहा है? 20%। तो ये 100% एलोकेट हो गया। इन तीनों का आप सम लोगे ना तो ये 19,350 ही आएगा, ठीक है। ये समझ आया? यस सर। गुड। और फिर सर्विस डिपार्टमेंट वाई पे आ जाओ, उनकी भी ऐसी रेट देखना है। अब इसको उठाओगे, ठीक है। 9,470, 20% यहाँ पे, और फिर 9,470, 40% यहाँ पे, और बाकी का जो 40% रह गया है वो सी में। ये इसकी पूरी एलोकेशन होगी। अब ये समझो कि ये खाली हो गए, इसमें हम इसको लिखने के लिए लिख भी लेते हैं यहाँ पे ताकि ये बात भी कंप्लीट हो जाए कि 19,350 को हमने खत्म करके इन तीनों को दे दिया, ये 19,350, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा ऐसा। और यहाँ पे हमने 9,470 को खत्म करके इन तीनों को दे दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास तो अब हमारे पास टोटल एलोकेटेड अपोर्शनड एक हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी सारी डिपार्टमेंट्स की।
अब इस सारे को आप सम करोगे, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ये, एक मिनट, अच्छा वेट, यहाँ पे ना थोड़ी सी मैथमेटिकल गलती हुई है, तो मैं देख रहा हूँ। 15 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था मशीन वैल्यू, मशीन 8000 है, ठीक है, ये यहाँ पे गलती हुई है, मैंने इसको नंबर ऑफ वर्कर पे एलोकेट कर दिया, नहीं है, यहाँ पे आएगा 1000, ठीक है, 8000, ये हमारे पास 17,350 हो गए, ठीक है, और ये इनमें से जब 17,350 निकलेगा तो ये तो बच जाएंगे 0, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, हाँ अलबत्ता अब ये हमारे पास ये तब्दील हो जाएंगे प्लस, एक मिनट, ये हमारे पास ये आ गई टोटल, ठीक है, ये समझ आई बात, कंफ्यूज नहीं हो इससे? कैसे सर जी? मैं बताता हूँ, ये बस प्लस ही किया और तो कुछ भी हाँ नहीं किया। प्लस ही किया है ना, तो मैंने कहा ये जो मैंने दोबारा इसको जाके रीअपोर्शन किया, क्योंकि इसको ना गलत बेस पे कर दिया था, ठीक है, तो उसको दोबारा किया और इनको और इन दोनों को हमने सम कर दिया, तो हमारे पास टोटल एलोकेटेड कॉस्ट आ गया, ठीक है, और वो हमारे पास 0 हो गया, ठीक है, नहीं तो नहीं सर, नीचे और वैल्यू होती है, ये 333 गलत आ रही है। 9675 को प्लस करें 3470 से। और ये ऐड करो, सही है। हाँ टोटल निकाल लिया ना हमने, उनको खत्म कर दिया है, उनकी भी कॉस्ट जो है ना, जो वहां पे खर्चे हमने लोकेट किए थे उनको भी यहाँ पे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिए, ठीक है, जी जी इसलिए जी। हम करते हैं रिअपोर्शन में, तो ये हो गया, ठीक है, अब ये होता है एलोकेशन का, तो कोई तरीका नहीं है, एलोकेशन सीधी ऐसी होती है डिपार्टमेंट, अपोर्शनमेंट सॉरी, ठीक है, और रीअपोर्शनमेंट के अब दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं, ये हमने जो किया है ये डायरेक्ट मेथड है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, डायरेक्ट मेथड when no service department is apportioned on each other, ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात और भी साथ ऐड कर दूं, इसके साथ ही ऐड कर देता हूँ ताकि वो बात भी खत्म हो जाए, चलो अभी तक यहीं रहने दो, उस बात को आगे देखेंगे, तो खैर ये थी हमारे पास अपोर्शनमेंट, और ये हमारे पास रीअपोर्शनमेंट हो गई, ठीक है, और इस तरीके से ये होती है, अब ये होगा डायरेक्ट मेथड, अब आते हैं बाकी मेथड्स पे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड तब होगा जब हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट की एक दूसरे को अपोर्शनमेंट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये होगा डायरेक्ट मेथड, किसी भी एक डिपार्टमेंट में उठाओगे और उसकी जितनी परसेंटेज होगी वो बाकियों पे एलोकेट कर दोगे और उसको वहां से 0 कर दोगे, और सेम हमने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी किया। अब आ जाओ बाकी मेथड पे, उसके लिए सवाल चेंज करते हैं, क्योंकि इस सवाल के अंदर जो था, मैं क्यों सवाल चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इस सवाल के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को अपोर्शनमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे, उसके अंदर ये होगा
अब कर लेते हैं स्टेप डाउन कर लेते हैं। अब इस सवाल को देखना, इसमें और उसमें फर्क देखना, और तब आपको समझ आएगा कि कहाँ पे स्टेप डाउन लगा, कहाँ पे डायरेक्ट लगाना है और कहाँ पे रेसिप्रोकल लगाना है। और ये सवाल बता भी सकता है वैसे, लेकिन ये पता होना चाहिए फिर भी कहाँ पे कौन सा लगता है। अब स्टेप डाउन पे आ जाओ। अच्छा, अब स्टेप डाउन में देखो, ये जो है ना एलोकेटेड ओवरहेड, सपोज करो ये जो पूरा हमने ऊपर प्रोसीजर किया है ना और हमारे पास ये अमाउंट आई है, ये उसने हमें दे दी है सवाल में, ठीक है। अब मैं दोबारा पूरा सवाल नहीं बना रहा जिसके अंदर हम दोबारा एलोकेशन करेंगे और ये अपोर्शनमेंट करेंगे, ठीक है। तो सपोज हमने उसने सवाल हमें ये दे दिया है और आगे आगे कह रहा है कि सर्विस, सॉरी ये हमें दे दी है ये वाली अमाउंट, ये तो टोटल एलोकेटेड है ना, ये हो जाएगी क्या कहते हैं इसको, एलोकेटेड ओवरहेड। वो तो टोटल हो गई ना, उसने हमें ये वाली अमाउंट दे दी है, उसने खुद ही हमें एलोकेशन करके दे दी है। अब वो कह रहा है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं जिनके ये जो खर्चे निकले हैं, जैसे हमारे इसमें 19,350 निकला है और 17,350 निकला है, उसने कहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स के जो ये जो दो खर्चे निकले हैं इनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपोर्शन करो। और सवाल में कुछ ये बात हो रही है, अब सवाल में देखो कि सर्विस डिपार्टमेंट जो रीअपोर्शन हो रहा है 40% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में हो रहा है, 50% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में हो रहा है और 10% रह गया। वो 10% पहले वो सर्विस डिपार्टमेंट बाय में हो रहा है और फिर उसके बाद वो खत्म हो रहा है। और सर्विस डिपार्टमेंट बाय अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को पोर्शन नहीं हो रहा, वो दोनों ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आई है, फर्क समझ आया इसमें और उसमें। जी वो सर्विस डिपार्टमेंट पर क्वेश्चन हो गया इसे, यही सर्विस हाँ, यही है तो फॉर्मूला। इसमें अब समझ वाली बात ये है, सवाल चेंज हो गया, यहाँ पे कंफ्यूज होना नोट करते हुए मैं यहाँ पे सवाल डाल रही हूँ। सर जी ये ऊपर आपने गलत लिखा है, व्हेन नो सर्विस डिपार्टमेंट नहीं व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट। नहीं नहीं, नो ही आएगा ना, कि जब सर्विस डिपार्टमेंट आपस में अपॉर्शनमेंट नहीं कर रहे तो तभी हम ये इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट मेथड। अच्छा, इसमें कह रहे हो हाँ जी हाँ जी। इसमें वैन नो भी नहीं आएगा, यहाँ पे वैन वन आएगा। कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे कर रहा है, यहाँ पे दोनों नहीं करेंगे दूसरे को, उसके लिए फिर होता है रेसिप्रोकल मेथड। यहाँ पे अगर कोई एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा ना एक को, तो फिर ये वाला इस्तेमाल होता है स्टेप डाउन मेथड, ठीक है। मेथड वो तो बस सेम ही होता है, बस वो 10% उधर करके फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता दूसरे 10% को भी आगे करना है। आहिस्ता आहिस्ता वाला ना दो होता है दोनों में, जब ये दोनों एक दूसरे कर रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, ये तो फर्क इसी तो क्लास ले रहे हैं कि फर्क पता हो, ठीक है बात आपकी ठीक कर रहे हो बिल्कुल। तस्वीर कहाँ से आती थी, ठीक है, ठीक। क्या आ गया स्टेप डाउन। तो सवाल मैं इसलिए यहाँ चिपका रहा हूँ ताकि ये ना हो कि वो आप सवाल पूछते ही लेके कंफ्यूज होते रहो। वो सवाल भी मैं ना उधर ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा जो भी हमने किया, मजे का करके ठीक हो, ठीक है। अब इस सवाल को देखो, उसने हमें ये वाली चीजें दे दी हैं, ठीक है, और हमसे वो कह रहा है कि इसको रीअपोर्शनमेंट करो। ये अभी हमारी रीअपोर्शनमेंट ही चल रही है। अब हमने दोबारा सर्विस डिपार्टमेंट का नाम सेम है, यही उठा लेते हैं, ठीक है। अब इस सवाल में आपने देखना है कि अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को कर रहा है और दूसरा इसको नहीं कर रहा, एक एक डिपार्टमेंट एक को अपॉर्चुनिटी कर रहा है, तो हमने पहले उसको उठाना है। यहाँ पे एक्स से कंफ्यूज नहीं होते कि एक्स पहले आ रहा है तो उसको उठा लिया, यहाँ पे पहले हम उसको उठाएंगे जो दूसरे को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सवाल में एक्स ही जो है वो दूसरे को कर रहा है लेकिन दूसरा उसको नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम एक्स को उठाएंगे पहले, तो ये एलोकेटेड कॉस्ट हम उठा लेते हैं सारी, टोटल सॉरी टोटल नहीं, और क्या कहते हैं एलोकेटेड ओवरहेड। ये हमारे पास आ गया 40,000, 32,000, 4,000 और 6,000, ठीक है। तो पहले हम उठाएंगे एक्स को, एक्स कितना है 4,000 है, कितना इस पे 40%, तो ये 1,600 इसको चला गया, मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। 32 सॉरी वही 4,000 और इसको तो कितना, 40,000 का तो 1600 नहीं जाना चाहिए, 16,000 जाना चाहिए। 4,000 लगा रहे हैं आप। मेरी जान, एस एक्स का 4,000 जो है ये हमने प्रोडक्शन हाँ डिपार्टमेंट्स पे ठीक ठीक। एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको 50% चला गया और इसको 10% जाएगा। हाँ, अब ये एलोकेट हो गया, इसको जो मिलना 6,000 ये शुरू में था,
अब ये सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की एलोकेशन के बाद ये 6400 हो गया, सर्विस डिपार्टमेंट वाई की बात कर रहा हूँ। अब ये जो टोटल 6400 होगा ना, अब ये बाकियों के ऊपर होगा। अब यहाँ पे 6400 को हमने एलोकेट करना है, 60% यहाँ पे और 40% यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास टोटल एलोकेटेड कॉस्ट आ जाएगी। और ये 4000 खत्म हो गया था इसमें से, ठीक है। और इसमें से भी 6400 हमने एलोकेट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दोनों जीरो रह जाएंगे। तो ये चीज समझ आई? वही बात है, बस उसमें नोट करने वाली बात ये है कि जो जी डिपार्टमेंट जी दूसरे को एलोकेट कर रहा है पहले उसको फारिग कराना है और उसके बाद दूसरे पे आ जाना। ठीक है। ठीक हो गया। इसको कहते हैं स्टेप डाउन मेथड। और तीसरा स्टेप जो आपके कोर्स के अंदर है वो है रेसिप्रोकल, जो आप अभी इसका नाम ले रहे हो कि वो बार बार करते रहते हैं जब तक जीरो आ जाए। उसमें तब होता है जब दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को अपोर्शनमेंट दे रहे हैं। और कर लो, दो हो सकते, तीन भी हो सकते हैं डिपार्टमेंट सवाल में, तो तीनों जगह दूसरे को कर रहे हैं। रेसिप्रोकल, इसका भी सवाल उठा लेते हैं। अब देखो इस सवाल में फर्क देखो, सवालों में फर्क देखना, ठीक है। उस हिसाब से आप खुद भी जज कर सकते हो कि कौन सा मेथड लगेगा। इस सवाल में देखो ये जो है ना, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी पोर्शन हो रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट वाई में भी हो रहा है। और सेम सर्विस डिपार्टमेंट वाई जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी एलोकेट हो रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स में भी एलोकेट हो रहा है, ठीक है। ये फर्क है। जी 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 तो अब यहाँ पे लगेगा वो आप वाला तरीका जो आप कह रहे हो। पहले तो हम उठा लेते हैं एलोकेटेड ओवरहेड्स। अब यहाँ पे ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना लेते हैं, तो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया। सवाल में क्या नाम था, P1 एक्स और एस वाई। अब यहाँ पे कोई भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक्स के साथ ही जाते हैं। पहले एक्स है, ठीक है। तो एलोकेटेड पहले ओवरहेड 40,000, 32,000, 4,000, 6,000। कोई भी उठा लो, पहले हम उठा लेते हैं एक्स को। एलोकेशन ऑफ एस एक्स, ठीक है। 4,000 उठाया, कितना इसको लग रहा है, 40% तक का लग रहा है इसको, ठीक है इसका। और फिर हमारे पास 4,000 दोबारा उठाया, इसको कितना लग रहा है, 50% तक का लग रहा है इसको, ठीक है। और ये 4,000 खुद जो है यहाँ से चला जाएगा। ये 4,000 तो मैं ये पोर्शन कर रहे हैं बाकियों को, ये तो यहाँ खत्म हो जाएगा। और ये जो है 4,000 इसको कितना लग रहा है, 10%, ठीक है। अब आ जाते हैं एलोकेशन ऑफ वाई पे। अच्छा, अब वाई जो है पहले 6,000 था, अब एस एक्स के रीअपोर्शनमेंट के बाद वो 6400 हो गया, तो हम इस 6400 को ही उठाएंगे। मल्टीप्लाई बाई कितना मिल रहा है इसको, 40%। फिर हमारे पास 6400, ये किसको कितना मिल रहा है, गेन 40%, ठीक है। और इसको कितना मिल रहा है 6400, 20%। और यहाँ से 6400 लेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाओ। अब हमने अभी अभी एक्सेस खत्म कर दिया था, अब वो दोबारा पोर्शन की वजह से 1,280 फिर आ गए। अब हम दोबारा एक्सेस को खत्म करते हैं।
कितना हो गया अब दोबारा एस एक्स, पहले तुमने 4000 था खत्म कर दिया था, अब दोबारा 1280 फिर आया पड़ा है, तो 1280 को भी खत्म कर दो दोबारा से। कितना, इसको 40% लग रहा है सबका, इसको 50% लग रहा है। ठीक है, और ऐसे फिर दोबारा ये खत्म हो गया, और इसको कितना मिल रहा है, 10%। ठीक है, अब सेम कहानी एस वाई के साथ के, अभी खत्म किया था इसको, 6400 को निकाल दिया था, अब दोबारा वो 128 फिर खड़ा है वहां पे, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। 128 मल्टीप्लाई बाय 40%। ठीक है, और इसके बाद 128 मल्टीप्लाई बाय 40% फिर से। ठीक है, और इसको कितना मिल रहा है, 20%। 128 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये हमारे पास ये आ गया, और ये फिर 128 खत्म हो गया। ठीक है, अब फिर दोबारा से एस एक्स पे देख रहे हैं, तो फिर 25 और ये 6 खड़ा है, तो ये 25.6 मल्टीप्लाई बाय 40%, और ये 25.6 मल्टीप्लाई बाय 50%। ठीक है, और ये खत्म हो गया, और यहाँ पे 25.6 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये हमारे पास 2.56 रह गया। अब दोबारा 2.56 को खत्म करना पड़ेगा, तो 2.56 मल्टीप्लाई बाय 40%। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पे बराबर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2.56 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये आ गया, और हमारे पास 2.56 खत्म। अब जब ये एक के आसपास आ जाएंगे ना, तो उसको हमने खत्म कर देना यहीं पे। ठीक है, तो इस हिसाब से खत्म हो जाते हैं। ये जो है हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट वाई जो है, ये तकरीबन समझो जीरो रह गया। ठीक है, जीरो से बस 5.12 पैसे ऊपर है। ठीक है, तो इसको हम खत्म कर देंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इसका निकाल लेंगे टोटल, इसका टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, और इसका टोटल ऑलमोस्ट जीरो आएगा, और इसका टोटल भी ऑलमोस्ट, इसका तो खत्म खत्म ही हो जाएगा, जीरो ही आएगा। दोबारा करते हैं ना, सॉरी, ये 5.6 आएगा। ठीक है, ये जीरो आ गया। तो इसको, ये भी तरीका होता है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल मेथड। ठीक है, ये समझ आया। जी सर। ठीक है, तो ये तीन तरीके होते हैं रीअपोर्शनमेंट के। हमने पहले देखा अपोर्शनमेंट कैसे होती है, कि हमारे पास एक खर्चा होता है। ठीक है, ये खर्चा यहाँ पे खर्चा होते हैं हमारे पास, कॉस्ट बकेट्स होती हैं, उनको हम डिपार्टमेंट्स में किसी ना किसी बेस के ऊपर एलोकेट करते हैं इस तरीके से, और हमारे पास वो खर्चे एलोकेट हो जाते हैं, इसको कहते हैं अपोर्शनमेंट। और फिर हम उनमें जो सर्विस डिपार्टमेंट्स के खर्चे होते हैं, अगर सवाल में वो कहता है कि सर्विस डिपार्टमेंट में भी अपोर्शनमेंट हो चुकी है, तो हम उनको रीअपोर्शन करते हैं तीन तरीकों से। एक तरीका हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, अगर सवाल में सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को अपोर्शनमेंट नहीं कर रहे, तो कोई भी उठा ले डिपार्टमेंट और उनको दूसरे के ऊपर अपोर्शन कर दो। ठीक है, और अगर वो उनमें से कोई एक कर रहा है, तो जो दूसरे को कर रहा है सर्विस डिपार्टमेंट को, उसको पहले अपोर्शन करो, और जो दूसरे को नहीं कर रहा सर्विस डिपार्टमेंट को, उसको बाद में अपोर्शन करो। इसको कहते हैं स्टेप डाउन मेथड। और फिर हमारे पास रेसिप्रोकल, अगर दोनों एक दूसरे कर रहे हैं, तो हम रेसिप्रोकली इन तीनों को, दोनों को करते रहते हैं तब तक जब तक कि पूरा डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं हो जाता, या ऑलमोस्ट एलोकेट नहीं हो जाता, यानी कि जीरो से नीचे अगर फिगर आ जाती है तो। ठीक हो गया, वन से नीचे अगर फिगर आ जाती है, तो ये तीन तरीके होते हैं रीअपोर्शनमेंट के। ठीक है, तो हमने ये सीखे। उसके बाद अब हमारे पास, हम बैक टू मेन क्वेश्चन जाते हैं। अब हम समझते हैं कि एलोकेशन क्या होता है। ठीक है, हमारी अपोर्शनमेंट हो गई,
रियल रीअपोर्शनमेंट होगी, और अब हम समझते हैं एलोकेशन क्या होता है। अब ये समझना, एलोकेशन के दो तरीके हैं, मेथड। एक हमारे पास है डिपार्टमेंटल, और दूसरा हमारे पास है ब्लैंकेट रेट मेथड। अपोर्शनमेंट एलोकेशन में होता क्या है, अब ये जो यार हमारे पास ये जो टोटल ओवरहेड्स आए थे, यहाँ पे हमने जो बड़ा सवाल किया, इसके अंदर टोटल एलोकेटेड कॉस्ट आई है, ये तो अगर आप देखो ना, तो ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ओवरहेड्स एलोकेट हुए पड़े हैं, ऐसे ही है। और तो नहीं कुछ इसके अलावा, और तो नहीं कुछ है इस चैप्टर में? इसमें आखिर बस हमारे पास अब्जॉर्प्शन हो जाती है, और इसके अलावा फिर हम उसका भी टच ले लेते हैं आज, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का, और ये खत्म हो जाएगा। अभी पड़ा है थोड़ा सा, क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं वैसे कुछ। हाँ, तो हमने भी ये पोर्शनमेंट किए, अब हम समझते हैं कि हमारे पास OAR पर और क्या होता है, और फिर OAR पर यूनिट जो हमें एक्चुअली चाहिए होता है। ठीक है, हम असल में इसी को निकालने के लिए सारी दो कर रहे हैं, ये पूरा स्टैंडर्ड बना है कि हम पहले डिपार्टमेंट्स में एलोकेशन कर रहे हैं, फिर डिपार्टमेंट से सर्विस डिपार्टमेंट को खाली कर रहे हैं, और फिर उससे जो OAR पर आर निकलेगा भी वो निकालते हैं, और उसको फिर OAR पर यूनिट पे कैसे एब्जॉर्ब करवाते हैं, उसके दो तरीके। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे थे कहानी, अच्छा, हमने जो हमारे जितने भी खर्चे हुए थे ना फैक्ट्री के अंदर, कॉस्ट बकेट्स जो हमारे पास थी, फैक्ट्री रेंट था, हीटिंग एंड लाइटिंग था, डेप्रिसिएशन था, सुपरवाइजिंग वेजेस कॉस्ट, उनको हमने डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दिया। ठीक है, पहले हमने पांचों डिपार्टमेंट में एलोकेट किया, इंक्लूडिंग 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। फिर हमने सर्विस डिपार्टमेंट्स को खाली कर दिया, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होते, तो उनकी क्यों हम खर्चे उसके अंदर एलोकेट करें, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास आ गई टोटल एलोकेटेड कॉस्ट। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये चीज निकल आई, यही चीज हमने यहाँ पे भी निकाली, यही चीज हमने यहाँ पे भी निकाली, और यही चीज हमने एक ऊपर भी सवाल किया उसमें भी निकाली। ठीक है, तो ये चीज हमने निकाल ली। अब हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं किसी बेसिस के ऊपर, सवाल में आपको बेसिस गिवन होगी। ठीक है, इसको कहते हैं एलोकेशन। इसको भी थोड़ी देर के लिए दूर ले जाओ। अब फॉर एग्जाम्पल इसी सवाल के ऊपर मैं वापस आ जाऊं समझाने के लिए। नहीं पड़ा रहा। ठीक है, अब ये चीज तो हमने सीख ली कि इसको अपोर्शन रीअपोर्शन करने के तीन तरीके हमने सीख लिए। ठीक है, अब जब ये रीअपोर्शन हो गया डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, अब हमारे सवाल में कोई बेसिस गिवन होगी। ठीक है, कि हमने उस बेसिस के ऊपर इसको एलोकेट करना है। ठीक है, बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये जनरली जनरली आर्स होते हैं, मशीन आर हो सकता है, ये लेबर आर हो सकता है। ठीक है, ये यही होंगे, 99% यही होंगे। आपको ये तो कहेगा मशीन आर्स है हमारी बेसिस ऑफ एलोकेशन, या फिर हमारे पास लेबर आवर्स होते हैं। हम सपोज करते हैं हमारा सवाल है इसके अंदर मशीन आवर्स हमारी, क्योंकि हमने ऊपर एलोकेशन भी सॉरी अपोर्शनमेंट भी किया, तो मशीन आवर इस्तेमाल हुए हैं, तो हम एज्यूम वैसे लेबर भी इस्तेमाल हुए हैं, तो सपोज करते हैं दोनों में कोई भी इस्तेमाल हो सकता है कि मशीन आवर्स की बुनियाद पे हम अपने ये ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास डिपार्टमेंट ए में टोटल मशीन आवर हमारे पास कितने थे, 3700।
इसमें कितने थे 5,000 और इसमें कितने हैं 4,800। ठीक है, अब हम जब इन हमारे पास ये ओवरहेड पर मशीन आर आ जाएगा, अगर मैं इस टोटल एलोकेटेड ओवरहेड को डिवाइड करूंगा मशीन आर के साथ, तो ओवरहेड पर मशीन आर आ जाएगा। ये बात समझ आई? तो ये मेरे पास मशीन आर में हम आ गए। ठीक है, इस चीज को कहते हैं एलोकेशन। जो ऑप्शन मैंने कह दिया, क्या ये ऑप्शन था। ठीक है, इस चीज को कहते हैं एलोकेशन, और इसके दो तरीके हैं जो मैंने पहले आपको बताया। अभी जो हमने किया है ये था डिपार्टमेंटल मेथड। ठीक है, कि हमने डिपार्टमेंट्स में जो कॉस्ट हमारी टोटल आई है, ओवरहेड्स की कॉस्ट आई है, उसको किसी बेस के ऊपर, यानी कि हमारे पास जो मशीन आ रहा है उसकी बेस के ऊपर एलोकेट कर दिया है, तो हमारे पास ओवरहेड पर मशीन आ गया। ये बात समझ आई? नहीं चाचा ये नहीं आई। अच्छा, मैं फिर से पूरा साइकिल एक दफा ना आपको समझाता हूँ, मेरे साथ कनेक्ट रहना। ठीक, जहां से कोई पॉइंट समझ में आया फिर हम उसके ऊपर आते हैं। हाँ, समझाने के लिए अब मेरे साथ रहना। सबसे पहले होता क्या है, कंपनी में होते हैं खर्चे। ठीक है, और खर्चों को हम इकट्ठा करते रहते हैं एक बाल्टी के अंदर। वो जो खास खर्चा होता है, ठीक है, छोटे छोटे खर्चे होते हैं, अलग अलग खर्चे होते हैं। मेरी एक लाहौर के अंदर बिल्डिंग है, एक कराची के अंदर बिल्डिंग है, एक पेशावर में बिल्डिंग है। ठीक है, अब बजाय इसके कि अलग अलग खर्चों को मैं हर अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करूं, मैं टोटल खर्च जो हमारे जो बिल्डिंग्स हैं उनकी जो रेंट्स हैं, ठीक है, उन सब खर्चों को मैं इकट्ठा करता हूँ एक बकेट के अंदर। और मैंने अंदाजा लगाया है कि टोटल मेरे पास पूरी जो हमारी कंपनी है उसके फैक्ट्री रेंट 56,400 आते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैंने अंदाजा लगाया कि जहाँ जहाँ मेरे एसेट्स पड़े हैं, नॉन करंट एसेट्स पड़े हैं, उनको मैंने जितनी भी डेप्रिसिएशन है उनको टोटल किया तो 78,000 हमारे पास आई। ठीक है, तो मैंने ये सारे खर्चे ले लिए पहले तो टोटल, और उनको फिर मैंने डिपार्टमेंट से एलोकेट किया। अब डिपार्टमेंट्स में ना कुछ हो रहा होता है, या तो उसके अंदर एरिया होगा उसका, या फिर कोई मशीन वैल्यू होगी उसके अंदर, या कोई मशीन आवर्स काम कर रही होंगी, या कोई नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे। ठीक है, उन खर्चों को उनकी सूटेबल बेसिस के ऊपर मैंने डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दिया। ठीक है, खर्चे डिपार्टमेंट्स को एलोकेट हो गए, उनमें सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी हो गए। अब हमने सोचा सर्विस डिपार्टमेंट जो है ये तो हमारे प्रोडक्शन में काम ही नहीं आते, ये तो साइट के हमारे काम है। ठीक है, ये तो इसलिए है कि हमारे जो लेबर है वो काम कर सके, उनको सर्विसेज मिल सके। ठीक है, तो इनके जितने भी खर्चे थे ना, इनको भी हमने रीअपोर्शन कर दिया तीन तरीकों के साथ। एक तरीका हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड किया, एक हमने यहाँ पे क्या कहते हैं कि रेसिप्रोकल मेथड नीचे किया, और ये हमारे पास स्टेप डाउन मेथड किया। और इनको भी खाली करके, इनको 0-0 करके हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास टोटल एलोकेटेड कॉस्ट आ गई। जो हमने जितने भी खर्चे हमने किए थे, जो सारे खर्चे थे, वापस मेन कहानी के ऊपर आओ, कि जितने भी सारे खर्चे हमने किए थे, हमने इनको छोड़ के हमने देखिए कि डिपार्टमेंट्स में कितने कितने खर्चे हुए हैं। ठीक है, मैं अगर इन सबका सम लूं तो इनका सम, सबका सम इनके बराबर आएगा। मैंने सारे जो खर्चे थे उनको डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दिया। ठीक है, अब जब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट हो गए ना, अब मेरा जो अल्टीमेट डिजायर था वो क्या था कि मैं ओवरहेड पर यूनिट निकाल सकूं, कि मेरा एक जो ओवरहेड है उसके ऊपर जितने भी, सॉरी, एक जो यूनिट है उसके ऊपर टोटल ओवरहेड्स के कितना यूनिट उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मेरे जो फॉर एग्जांपल कंपनी है उसके अंदर मिसाल ले लो कि और भी खर्चे हैं, इंश्योरेंस भी है, क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की फीस भी है, सारे ओवरहेड्स के खर्चे हैं। लेकिन मिसाल ले लो कि मेरी कंपनी में अभी सिर्फ ये 5 ओवरहेड इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्री रेंट, हीटिंग एंड लाइटनिंग, डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजिंग वेजेस और पावर कॉस्ट। ठीक है, अब मैंने ये निकालना है कि जितने भी ओवरहेड के खर्चे हैं ये मेरे कॉस्ट पर यूनिट में कितने हैं। मैं अपने खर्चा, जो चीज बना रहा हूँ उसको, जो बनाने का मुझे खर्चा जो लग रहा है, उसके अंदर मुझे ये तो पता मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर कितना लग रहा है, ओवरहेड के ये खर्चे उसमें कितने फिट हो रहे हैं।
कितना ओवरहेड पर यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, उसको मैंने निकालना था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई बेसिस इस्तेमाल करता हूँ, पहले इनको एलोकेट किया मैंने डिपार्टमेंट्स के अंदर, और कोई बेसिस इस्तेमाल करता हूँ जो बेसिस मेरी प्रोडक्शन में मेनली यूज होता है। मैंने देखा कि मेरी जो प्रोडक्शन होती है वो मेनली मशीन्स के ऊपर होती है, तो मैंने मशीन्स उठाई, मशीन के घंटे उठाए, ठीक है, और उसको मैंने डिवाइड कर दिया अपनी टोटल एलोकेटेड ओवरहेड कॉस्ट के साथ, तो मेरे पास ओवरहेड पर मशीन आर आ गया कि एक ओवरहेड मेरा 1 घंटे के अंदर मशीन आर के अंदर इतना खर्चा होता है मेरा। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में एक मशीन आर में ओवरहेड का इतना खर्चा होता है, यानी कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए की मैं बात करूं तो वो होता है 30,1743। ठीक है, और इसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में, ठीक है, अगर मेरा टोटल खर्चा उसके अंदर 1,34,745 हुआ है, तो वहां पे हमारे 5,000 घंटे मशीनें चलती हैं, तो 1 घंटे में मेरे पास 26,949 हमारे पास खर्चा हुआ है। ठीक है, और सेम हमने इस तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी का भी निकाल लिया। ठीक है, तो हम मजीद कम होते जा रहे हैं। हम पहले बहुत बड़े बड़े खर्चे थे, डिपार्टमेंट्स में एलोकेट हुए, डिपार्टमेंट भी सर्विस डिपार्टमेंट अलग हो गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रह गए, अब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी पर आर के ऊपर आ गए। समझ आई? जी जी जी, हर बात समझ आ गई। हाँ, तो ये जो तरीका होता है ना, ये इस तरीके को कहते हैं डिपार्टमेंटल एलोकेशन। ठीक है, कि हमने डिपार्टमेंट से एलोकेशन की है। ठीक है, ब्लैंकेट रेट मेथड बहुत आसान है, बहुत सादा है, वो मैं आखिर में आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी जो पूरी कहानी डिपार्टमेंट की चल रही है ना, उसको आगे लेके चलते हैं। ये आ गया मेरे पास, ये मुझे आप आगे मदद देंगे, आगे आपको और मजीद क्लियर होगा ये, कि फॉर एग्जांपल जी अब मैंने क्या निकालना था, मैंने निकालना था ओवरहेड पर यूनिट एक प्रोडक्ट का। ऐसी था ना कि एक प्रोडक्ट अगर मैं बना रहा हूँ, उसके अंदर मटेरियल इतना लग रहा है, लेबर इतना लग रहा है, तो ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं एक प्रोडक्ट बनाने में। अब मिसाल ले लो कि हमारी कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट ए और एंड प्रोडक्ट बी। ठीक है, अब मैंने ओवरहेड पर यूनिट निकालना था। अब बहुत मजा आएगा आपको चीज समझना। मैं इसको थोड़ा सा मजीद नेक्स्ट लेवल पे समझाता हूँ। सपोज हमारी कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती थी, हमने डिपार्टमेंट्स में एलोकेशन नहीं करनी थी। हमने क्या करना है, डिपार्टमेंट्स एलोकेशन करके हम इसलिए तो कर रहे थे कि हम हम एक प्रोडक्ट में निकाल सकें कितनी हमारी ओवरहेड लग रही है उसके अंदर। मटेरियल का पता है यार मुझे, मैं कितना मटेरियल लगा रहा हूँ, लेबर का पता है यार मैं कितना लेबर लगा रहा हूँ, ओवरहेड बिजली पंखे, ये रेंट, ये डेप्रिसिएशन, ये इंश्योरेंस, ये सिक्योरिटी वेजेस, ये सारी ये कितनी एक प्रोडक्ट के बनाने में लग रही है, एक प्रोडक्ट के बनाने में लग रही है, तो वो निकालनी थी। अब हमने देखा कि हम तो बनाती 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक बनाते हैं प्रोडक्ट ए और एक बनाते हैं प्रोडक्ट बी। ठीक हो गया? अब ये प्रोडक्ट ए कितने डिपार्टमेंट से घूम के जाती है, हमने देखा ये तो 3 डिपार्टमेंट से घूम के जाती है। पहले जाती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए से, फिर ये गुजरती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी से, और फिर ये गुजरती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी से। ठीक हो गया? अब मैंने देखा कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का जो ये है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, इसमें जब भी ये गुजरती है तो ये तकरीबन आवर्स कितने लेती है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। आवर्स बाय ए, सॉरी आवर्स बाय, मैं इसको ना अलग करने के लिए ना, आवर्स क्या हो सकता है, आवर्स कंज्यूम के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए। अब हम सिर्फ बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में, वहां पे हम खड़े होकर आप सोचो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में जब प्रोडक्ट ए, इसका नाम चेंज कर देते हैं कैंडी, ताकि कंफ्यूज ना हो ए और ए से बी से बी और ये बिस्किट। अब मेरा एक प्रोडक्ट है बिस्किट और एक प्रोडक्ट है कैंडी। जब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए से गुजरती है तो मैंने देखा ये तो हमारे मशीन्स में 1.5 आवर्स लेती है। ठीक है, और जो हमारी प्रोडक्ट बी बिस्किट है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए से जब गुजरती है तो ये 1.25 आवर्स लेती है वहां पे। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनने में। ठीक है, और फिर हमने देखा कि डिपार्टमेंट ए में वैसे मशीन आर का कॉस्ट कितनी है, वो हमने देखा यहाँ पे आ जाएगी
आर ओ ए आर पर आर। एक घंटे की कॉस्ट कितनी है वो हमें पता चला। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में तो ये है 30.17, 30.1 कर दो बल्कि 2 कर दो, और सेम ही कॉस्ट इसके लिए भी है। ठीक है, तो मेरे पास मैंने जो, अब आपको समझ आएगी कि हमने ओ एच पर मशीन आर क्यों निकाला था। अब मेरे पास आ जाएगा कि मेरे पास एक यूनिट बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी होती है। और कंज्यूम जो है वो उसने दिए हुए हैं क्वेश्चन। कौन से? हाँ वो दिए होंगे सवाल में आपको, ये मैंने एज्यूम किया। इसको जब इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं दोबारा इसको सारे को फिर समझाता हूँ, ऊपर जो बात की। तो ये मेरे पास वो चीज आ गई जो मैं कब से चाह रहा था, इसीलिए सारी तब वो दो थी कब से, इसीलिए मैं पूरी ऊपर से लेके आया हूँ डिपार्टमेंटल एलोकेशन को, कि मेरे पास ये चीज आ जाए कि एक यूनिट बनाने पे मेरा कितना ओवरहेड का रेट लग रहा है। यही इस्तेमाल होता है आगे जाके आपका वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के अंदर, जो हम वो पूरा निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वहां वो बना बनाया देता है। यहाँ पे हम ये निकाल रहे हैं। अब इस बात को दोबारा समझना, ऊपर से आता हूँ मैं। ये देखो, हमने निकाल लिया था कि हमारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर ओवरहेड्स कितनी कितनी लग रही है। टोटल हमारा हमारा अलग अलग खर्चा इतना था। ठीक है, और इनको हमने पोर्शनमेंट पहले किया, फिर इनको रीअपोर्शन किया, तो हमारे पास टोटल एलोकेटेड कॉस्ट आ गई डिपार्टमेंट ए में और डिपार्टमेंट बी में। ठीक है, अब हम कोई ना कोई बेसिस, ये सवाल आपको बताएगा कि एलोकेशन का बेसिस क्या है। दो बेसिस हो सकते हैं, लेबर आर हो सकता है या मशीन आर हो सकता है। लेकिन वैसे डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप जनरली ये दो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसने बताया कि हमारे जो है डिपार्टमेंट ए में टोटल मशीन आर इतने, हमारे सवाल में गिवन भी थी, ये मैंने कोई नई बात नहीं निकाली, ऐसे ही सवाल में दे सकता है। ये देखो, मशीन आर, और यहाँ पे ये हमारे पास लेबर आर भी उसमें दे रखी है। ठीक है, तो मशीन आर हमने इस्तेमाल किया इसमें। तो उसने बताया कि हमारे जो डिपार्टमेंट ए में टोटल मशीन आर 3700 है। ठीक है, और डिपार्टमेंट बी में टोटल मशीन आर 5000 है, और टोटल डिपार्टमेंट सी में मशीन आर 4800 है। अब जब मैंने अपनी एलोकेटेड ओवरहेड की कॉस्ट, खर्चा, ये अमाउंट है, ये पैसे हैं, ये खर्चा जो मैं करता हूँ वो है, उसको डिवाइड किया तो मुझे पता चला कि एक मशीन आर में मेरा 30 का खर्चा होता है। एक मशीन आर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में 26.9 का खर्चा होता है, यानी 27 का खर्चा होता है। एक डिपार्टमेंट सी में एक मशीन आर अगर मेरी कोई चीज गुजरती है बनने में, तो उसके ऊपर 26 का खर्चा होता है। अब ये आर का खर्चा था, 1 घंटे का खर्चा था। अब मैंने देखा कि जो हमारी कैंडी है उसको डिपार्टमेंट ए में 1.5 घंटा लगता है। ठीक है, अब उसको जब मैंने 1 घंटे वाले रेट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टोटल एक प्रोडक्ट के बनने में कितना खर्चा हो रहा है एक डिपार्टमेंट के अंदर, वो आ गया मेरे पास। ये बात समझ आई? मैं दोबारा समझा देता हूँ, अगर नहीं है तो खुल के पूछो। ये चीज, ये क्लास हो रही है, ये समझने की हो रही है, यहाँ का कोई टेस्ट नहीं हो रहा। ये किया बस 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.5। मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन मैं क्यों सर खपा रहा हूँ, इसलिए कि लॉजिक समझ आ रही क्यों कर रहे हैं। वो यार पर यूनिट फाइंड करने के लिए। वो यार पर यूनिट अभी सिर्फ डिपार्टमेंट ए का निकला है। एक डिपार्टमेंट में कैंडी को 1.5 घंटा लगता है बनने में, और एक घंटे का रेट है 30, और मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास पूरी कैंडी को डिपार्टमेंट ए में बनने का 45 का खर्चा आता है। जी, ये पर बिस्किट को, यूनिट की कॉस्ट। हाँ पर यूनिट की कॉस्ट अभी डिपार्टमेंट ए की है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट बी की निकालेंगे, सी की निकालेंगे, और जब टोटल सबको सम करेंगे तो हमारे पास पूरी कैंडी के बनने का, तीनों डिपार्टमेंट गुजर जाने के बाद पूरी टोटल कैंडी को बनने का खर्चा आ जाएगा, एक कैंडी को बनाने का, एक यूनिट को बनाने का। समझ आई? ओके, अभी चलो 50,000 करेंगे और 4800 भी करेंगे। 5,000 और 4800। आगे आ जाओ, अब डिपार्टमेंट बी में आ जाओ। यहाँ पे सपोज इनके घंटे डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास आर कंज्यूम जो है, इसको 2 घंटे लगते हैं, और इसको सपोज 1.75 आर लगते हैं। और हमें पता है कि 1 घंटा जो मशीन से ये माल गुजरता है डिपार्टमेंट बी में, उसको 26 लगते हैं, 26.9, यानी कि 27 कर लेते हैं इसको, खर्चा होता है उसके ऊपर, ओ ए आर पर आर 27, और यहाँ पे भी 27। तो टोटल कितना हो गया ओ ए आर पर यूनिट? 27 मल्टीप्लाई बाय 2,
यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई बाय 1.75, ठीक हो गया। इसी तरीके से डिपार्टमेंट सी, अब हम डिपार्टमेंट से ना निकल के ना यूनिट के ऊपर आ रहे हैं और कम होते जा रहे हैं, जहां पे हमने इवेंचुअली पहुंचना है। इसको यहाँ पे सपोज मिसाल ले लो 1.5 आर लगते हैं, और इसको बिस्किट को यहाँ पे डिपार्टमेंट सी के अंदर सपोज 2 घंटे लगते हैं। तो ए आर पर आर हमारे पास ऑलरेडी सवाल में ऊपर हमने निकाला है 26 है, तो इसका भी 26 है, ठीक है। तो ए आर पर यूनिट, एक यूनिट बनने के लिए डिपार्टमेंट सी में कितना खर्चा होता है? 1 घंटे में 26 का खर्चा होता है और टोटल ये 1.5 आवर वहां पे गुजारता है, तो मतलब इसको मुकम्मल बनने के लिए 39 का खर्चा होता है। 1 घंटे में बनने के लिए 26 खर्चा होता है और यहाँ पे बिस्किट जो है 2 घंटे गुजारता है, तो इसका मतलब ये है कि 2 घंटे वो बनता रहा, 1 घंटे में 26 लगा, अगले घंटे में फिर 26 लगा, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 52 खर्चा हुआ। अब हम निकाल सकते हैं टोटल ओ ए आर फॉर कैंडी। पहले कैंडी का निकाल लेते हैं। 138 बनता है टोटल सारा। कैंडी एंड बिस्किट साथ लिखते हैं। 138.3 कैसे किया? वो सारों के प्लस की 39 को 54 में और 45 प्लस को 54 को और 39 को कितना आया? 138.3। 0.3। और इसका भी फाइंड करता हूँ। ऊपर करते हैं 52 इसके ऊपर क्या है? 52 47.25 और 37.75 137। 137, ठीक है। अब ये हमारे पास जो जायद हमारे पास ये जो अमाउंट है ना, ये हमें चाहिए थी कि पूरी कैंडी जो हमारी कंपनी हमारी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, कैंडी और बिस्किट, उसको बनाने के लिए टोटल ओ ए आर इतना है, और यही ओ ए आर हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को भी टच दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। हमने पहले खर्चों को डिपार्टमेंट्स में एलोकेट किया, सर्विस को निकाल के बाहर फेंक दिया, 3 तरीके निकालने के, डायरेक्ट मेथड, रेसिप्रोकल मेथड, स्टेप डाउन मेथड, और फिर हमने डिपार्टमेंट से भी किसी बेस के ऊपर एक आर का हमने ओ आर निकाल ओ एच निकाल लिया। ओ आर पर आर हमारे पास से निकलता है, इसको यहाँ पे यूं भी लिखो ना, ये ओ आर पर आर है, ठीक है। और हमने देखा कि एक प्रोडक्ट को उस डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगता है, हमारे पास ओ आर पर यूनिट उस डिपार्टमेंट का आ गया, ठीक है। और जब हम सारे डिपार्टमेंट्स निकाल लिया, उनको टोटल किया, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट के बनाने के लिए जो 3 डिपार्टमेंट से गुजर के आई है, टोटल ओ आर कितना निकलता है। कैंडी के मामले में 138.3 है और बिस्किट के मामले में 137 है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। ये आपका सवाल, ये आपका बड़ा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज साथ इसके एसोसिएटेड है, तो मैं वो भी साथ ही कवर कर देता हूँ। यहाँ पे आपका टच आ जाएगा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाला भी, क्योंकि जहां पे इतना नजदीक पहुंच चुके हैं तो उसको समझ लेते हैं। अब एक रिज्यूम ले लो, मिसाल ले लो। अब यहाँ पे बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट कहानी, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ समझाने के लिए कि अलग चीज शुरू हो गई है। अब एक मिसाल ले लो कि हमने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सपोज मिसाल ले लो कि हमने 2500 यूनिट्स कैंडी के बनाए हैं और 3000 यूनिट्स बिस्किट के बनाए हैं, मिसाल ले लो। तो मेरे पास जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना आपस में, इसको और इसको भी निकाल लो, इसको और इसको, तो मेरे पास टोटल ओवरहेड आ जाएगा जो मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने में लगा रहा हूं। ये तो ओवरहेड था ना एक यूनिट का, ठीक है। और ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं ओ आर पर यूनिट, ये पर आर नहीं है, ठीक है। एक यूनिट का इतना ओ आर हमने निकाला, ठीक है। और टोटल मैंने इतनी चीजें प्रोड्यूस की, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्शन के साथ, सॉरी यूनिट्स के साथ, तो हमारे पास टोटल ओवरहेड आ गया, ठीक है। अब ये जो ओवरहेड होता है ना, ये बजटेड होता है, ये एक्चुअल नहीं है। ये मैंने एक साल पहले अंदाजा लगाया था कि इतने में, ये तो सारी बजटेड कहानी है ना, ठीक है, कि इतने मेरे खर्चे हुए हैं, ठीक है, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, लोकेट हुए हैं, ये हुआ वो हुआ, और हमारे पास इतना है।
हमारे पास, हम साल से पहले ये बजट निकालते हैं। ये लफ्ज सवाल में भी इस्तेमाल हुआ था कि ये जो खर्चे हैं ना हमारे पास, कि इतना हमारा रेंट आएगा, इतना हमारा हीटिंग लाइटनिंग खर्चा होगा, डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजरी वेजेस, और ये हमारे पावर कॉस्ट, ये सारे बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स थे। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स ये होते हैं कि कंपनी जब साल शुरू करती है ना, तो पहले अपना बजट बनाती है कि इतने साल हमारे इतने खर्चे होंगे, ठीक है। और बजट इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए ताकि कंपनी देख सके कि उस साल वो प्रॉफिट कमाने की भी नैच के ऊपर है कि नहीं है, ठीक है। तो कंपनी इसलिए बजट बनाती है। अब ये सारे बजटेड खर्चे थे, तो इस तरीके से मेरे पास बजटेड ओवरहेड आ गया, ठीक है। अब साल पूरा गुजर जाता है जब, ठीक है, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, जब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के हिसाब से या पीएनएल के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होती है, तो हमारे पास एक्चुअल खर्चे आते हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स। हमने बजट लगाया था साल से पहले कि हमारा फैक्ट्री रेंट 56,400 आएगा, लेकिन जब एक्चुअल साल गुजरता है तो हम अंदाजा लगाते हैं, यार ये तो ज्यादा आ गया, यार ये तो कम आ गया, यार ये तो ज्यादा आ गया, यार ये तो कम आ गया। इसको कहते हैं ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया। अब मिसाल ले लो कि ये हमारे पास टोटल जो एक्चुअल ओवरहेड्स थे, ये आ गए 35,000, सॉरी 3,50,000, और ये भी 3 लाख, सॉरी इसको चार छोटा किया ना, बड़ा के छोटा कर, ये मिसाल ले लो, ये 4 लाख आ गए, ठीक है। ये सारी हमने बजट निकाला, कितना हमारा बजट की कॉस्ट होगी, इतनी हमारी उसके ऊपर एलोकेशन होगी, इतना हमने उसको ओएआर, ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, ओएआर कहते भी इसको है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, कि ओएआर हमने निकाल लिया, इतना इतना हमारा होगा, इतना हमारे प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा, और टोटल हमारे पास इतना हमारा बजट है कि इतना हमारा ओवरहेड आएगा। साल गुजरा, हमारे सामने एक्चुअल खर्चे आ गए, एक्चुअल रेंट आ गया, एक्चुअल डेप्रिसिएशन आ गया, एक्चुअल सुपरवाइजरी वेजेस आ गए, सारे खर्चे एक्चुअल आ गए। तो वो पता चला कि ये तो यार ज्यादा है, ठीक है, लेस तो होता है इसमें। चलो, इतनी छलांग मार मारता हूँ। क्या? कुछ नहीं सर जी। ये पता चला यार ये तो ज्यादा है, इसका मतलब ये है, अब ये बात समझना, मेरे पास मच्छर आया हुआ, इस बात का मतलब ये है कि हमारे जो क्या कहते हैं ओवरहेड्स थे, वो अंडर, सॉरी, क्या कहते हैं कि अंडर एब्जॉर्ब थे। जी सर, हमने एब्जॉर्ब अंडर कर लिए थे। हाँ, हमारे एब्जॉर्प्शन अंडर थी एक्चुअल से, ठीक है, और यहाँ पे ओवर एब्जॉर्ब थे। 4 लाख होना था, तो हमने 4,11,000 किया हुआ था, जी जी। ठीक है। अब यहाँ पे आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, इसको लिंक कर लेना आपस में दोनों बातों को। अब ये जो अंडर एब्जॉर्ब और ओवर एब्जॉर्ब आए हैं, ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। अगर तो अंडर एब्जॉर्ब, अगर हमारे पास अंडर एब्जॉर्ब है, इसका मतलब ये है कि हमने जो ऊपर पीएनएल बनाया हुआ है जिसके अंदर सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल, अब मार्जिनल में चले जाओ, ठीक है, एज्यूम करो मार्जिनल की अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चल रही है, उसके अंदर हमने देखा है कि सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, होते 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 क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमारे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है। ऊपर जो हमने ओवरहेड्स ले रखे हैं वो अंडर एब्जॉर्ब है, ठीक है, उनके अंदर जो है खर्चा जो है वो कम है, होना ज्यादा चाहिए था। तो इसीलिए जब अंडर एब्जॉर्ब आता है तो हम कॉस्ट ऑफ सेल में वो ऐड कर देते हैं जितनी अमाउंट होती है। हमारे सवाल में 4,250 है, यार 3,50,000 होनी चाहिए थी, लेकिन हमने ऊपर जो सवाल किया हुआ है उसके अंदर 3,45,750 है, तो मतलब यह कि 4,250 से कम हमने उसके खर्चे रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो उसको फिर कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देते हैं खर्चों को, ठीक है। और सेम अगर ओवर अब्जॉर्ब है, हमने ज्यादा ही खर्चे रिकॉर्ड किए हुए हैं, उन्हें 4 लाख चाहिए थे, हमने 4,10,000 किए हुए हैं ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल में, तो उसको फिर हम लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल में से। ओवर होता है तो लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये दोनों कभी मिक्स होके नहीं आएंगे, बट मार्जिन एब्जॉर्प्शन आपको बताएगा कि बजट इतना था, एक्चुअल इतना था, और आपने देखना है कि अंडर एब्जॉर्ब था कि ओवर एब्जॉर्ब था, और उस हिसाब से आप प्लस माइनस कर लोगे, ठीक है।
जी जी जी। हाँ, अब इस टॉपिक की आखिरी चीज रहती है और वो ये है अगर एब्जॉर्प्शन। अंडर ऑब्जॉर्व हुआ तो माइनस कर देना, ओवर ऑब्जॉर्व हुआ तो प्लस। ओवर हुआ तो लेस करना है ना, ओवर हुआ तो ज्यादा लेस कर करना है। लिया है तो लेस कम कर देंगे, कम हुआ है तो और उसमें ऐड कर देंगे। जी जी। अच्छा, अब हमने ये जो सारी अभी तक बात की है ना, आप नोटिस करो ना तो सारी हम डिपार्टमेंट्स के थ्रू एलोकेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमने खर्चे उठाए, उनको डिपार्टमेंट्स पे पोर्शन किया, फिर उसमें रीअपोर्शन किया सर्विस डिपार्टमेंट्स को, और फिर हमने उसको किसी बेस के ऊपर एलोकेट किया, और फिर हमने उसको डिपार्टमेंट से गुजार के और OAR पर यूनिट निकाल लिया, और हमने एक प्रोडक्ट का, और उस OAR पर यूनिट को जो है वो हमने टोटल लेके और उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया प्रोडक्शन